topic about the cost control, shrinkage we already discussed, right? And what is the meaning of customer service and how the customer executives or retailer have to behave with the customers. ये भी टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था, ये सारे टॉपिक्स क्लियर थे. अब यहां पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कस्टमर सर्विस से ही, उसके बाद विल मूव टुवर्ड द रिटेल प्रमोशन मिक्स. कहां पर मूव करेंगे हम लोग? रिटेल प्रमोशन मिक्स. टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रिटेल प्रमोशन मिक्स. तो रिटेल प्रमोशन मिक्स और ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ कस्टमर सर्विस, यहां तक आएगा. इसके आगे का टॉपिक नहीं आएगा. ध्यान रखिएगा, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे. क्लियर हो गया? चलिए. So in the last class we were discussing about that what is the customer service strategy. Now the question is, so what is the CS strategy? I already told you कि customer service is now the additional benefit for increasing the benefit of the product. यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को जब हम प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, किसको सेल करते हैं? कस्टमर को सेल करते हैं. हो सकता है कि वो सेम प्रोडक्ट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं. हो सकता है वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज अदर सेक्टर्स, अदर कंपनीज, अदर रिटेलर्स भी प्रोवाइड करते हो. True. So how you are going to differentiate your product from others? That's why the customer service have a very important role. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है? जहां पर हम एडिशनल सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं. जैसे बहुत सारे रिटेल स्टोर में आजकल क्या है एडिशनल सर्विस, that they are providing the goods, home delivery option is there, they are not taking any transportation cost. ठीक है, उसके अलावा वारंटी गारंटी ऑप्शंस आर देयर, है ना. तो कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, as well as it is important in the competitive environment which is becoming more and more complex nowadays. ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है. अच्छा, अब गुड्स का एग्जांपल अगर हम लें तो बहुत सारी कंपनीज भी इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है. जैसे मैंने बताया था कि सफारी में 5 साल का वारंटी है, कंपैरिजन टू वीआईपी दे हैव ओनली 3 years वारंटी, है ना. तो दीज आर द एडिशनल सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर. क्लियर है? तो कस्टमर सर्विस जो है वो अगर हम एक रिटेल स्टोर के कॉन्सेप्ट में समझें तो यानी कि रिटेल स्टोर में जितना भी फुटफॉल्स होता है आप उसको कितना ज्यादा प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस करके उन कस्टमर्स को परचेज करवाते हो प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज ओनली हैपेंड व्हेन द कस्टमर सर्विस इज प्रॉपर इन योर स्टोर. ठीक है, तो कस्टमर सर्विस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? इन शॉर्ट यहाँ पर कस्टमर सर्विस का मतलब है कि हम कस्टमर को स्टोर में किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और हमारा बिहेवियर क्या सुटेबल बिहेवियर है जो उसे कस्टमर्स को लॉयल बनाने के लिए हेल्पफुल है ना. तो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैपन इन द स्टोर, and it happened so many times, we already saw, because of the misunderstanding, because of the rude behavior of the customer as well as customer service executive, sometimes this happen. So in that situation how we can manage this? ये इंसिडेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्टोर मैनेजर हैं जो कन्फ्लिक्ट को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं. और अगर कई बार कस्टमर जो है वो डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है गुस्सा, because of the product quality, because of the product which is provided by the retailer. सबसे पहले वो कंपनी में तो नहीं जाते हैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, बट वो वहां जाते हैं जहां से उन्होंने परचेज किया हुआ होता है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम डिसग्रंटल्ड कस्टमर की बात करेंगे तो हमें कैसे उनके साथ डील करना है? How we have to deal with those customers? First of all, always remember that disgruntled customer, उसके पास कुछ ना कुछ रीजन होगा. यानी कस्टमर के पास गुस्सा होने का कुछ ना कुछ रीजन होगा. या तो वो डिससेटिस्फाई है बिकॉज ऑफ योर गुड्स वट एवर यू प्रोवाइडेड. ठीक है, नो मैटर आपने प्रोडक्ट कितना भी बेटर प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया हो, लेकिन जो भी प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है. कई बार कस्टमर जो है आपके कन्विंसिंग की वजह से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एंड आफ्टर परचेजिंग दैट दे अंडरस्टैंड कि द वर्थ इज नॉट सुटेबल, द प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल, है ना. तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर को कोशिश कीजिए कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. अगर कोई गुड्स आपके यहाँ से लेकर गया है वो और दैट इज नॉट प्रॉपर गुड, डैमेज्ड या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो ट्राई टू एक्सचेंज इट प्रॉपरली.
इन शॉर्ट ट्राई टू मैनेज द डिसग्रंटेड कस्टमर पोलाइटली, यानी कि गुस्से वाले कस्टमर को किस तरीके से मैनेज कीजिए, पोलाइटली मैनेज कीजिए। ऐसा नहीं कि वो भी गुस्सा है, वो भी उससे भी प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन देने की जगह प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया पॉइंट। सेकेंड वन इज स्टे काम। What is the meaning of stay calm? In short, sometime it happened कि the customers are screaming in your store because of any of the reason, वही disgruntled है, गुस्सा है, कुछ भी होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका पेशेंस नहीं जाना चाहिए, आप भी पेशेंटली काम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि whatever is going on, यानी कि स्टोर में जो भी चीजें हो रही हैं, कस्टमर का जो भी एटीट्यूड है, जो भी प्रॉब्लम है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, दैट इज नॉट बिकॉज दे हैव पर्सनल प्रॉब्लम विथ यू। सो डोंट टेक द प्रॉब्लम एज अ पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, उसको प्रोफेशनली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो सॉल्यूशन हो, बेटर सॉल्यूशन हो, मेजर हो, स्टेप हो, लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट वन, और एक और चीज, ऑलवेज लिसन कामली। लिसन का मतलब होता है कि कस्टमर को अपनी बात रखने का टाइम दीजिए और ध्यान से सुनिए। डोंट इंटरप्ट देम इन बिटवीन, यानी कि जब वो बोल रहे हो तो आप बार बार उनको इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है, लिसन केयरफुली एंड कामली। क्लियर? समझ में आ गई बात? और अगर आप डिस्कशन करते भी हैं, अगर आप प्रॉब्लम को डिस्कशन करते भी हैं, तो उनको, उनके निगेटिव माइंड को पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा है, निगेटिव सोच रहे हैं, आप उसको और इंक्रीज कर रहे हो। नो, यू जस्ट ट्राई टू गिव द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, apologize and empathize। मतलब क्या होता है? empathize का मतलब क्या होता है? empathize and apologize। empathy is related with sympathy in short। हाँ, apology का मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, अगर मान लीजिए अनइंटेंशनली यानी जानबूझकर नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर कोई सॉल्यूशन गलत डिलीवर हो जाता है कस्टमर को, ठीक है, उस प्रॉब्लम, जो वो प्रॉब्लम में कस्टमर आया है, वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द रिटेलर, तो जस्ट ट्राई टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक विच इज बेसिकली डन बाय द रिटेलर। जो रिटेलर के द्वारा किया गया मिस्टेक है, उसके लिए अपोलॉजी मांगे, और आप कंप्लेन, उनके कंप्लेन को रजिस्टर कीजिए। ठीक है, साथ साथ में उनको अवेलेबल कराइए, जो भी रिजोल्यूशन है उनको ऑप्शन दीजिए कि या तो आप प्रोडक्ट को चेंज कर लीजिए, या तो मतलब गुड्स को आप चेंज कर लीजिए, या तो फिर इसका कैश ले लीजिए, जो भी सॉल्यूशन है वो आप दीजिए। ठीक है, और एक चीज और, कि जो भी प्रॉब्लम की वजह से अगर कस्टमर को हेवी लॉस हुआ है, आप जो भी उसने प्रोडक्ट परचेज, उससे हेवी लॉस हुआ है, तो इसके लिए आपको सिंपैथी होना चाहिए कस्टमर से। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, आपका काम खत्म। नो, ठीक है, यहां पर एज अ जनरल रूल जो एक्सप्रेशन होना चाहिए कि कस्टमर से पहले तो आप माफी मांगिए, और आप भी उस चीज में दिखाइए कि यू हैव एम्पैथी फॉर वॉट एवर डन विद द कस्टमर। जो भी हुआ उसके लिए आपको भी ये चीज, आपके लिए भी क्या है, हर्टिंग वाला है सिचुएशन। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि कस्टमर को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और प्रॉब्लम को भी समझिए कि वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है आपके साथ, फोन नंबर वगैरह के साथ ये सिचुएशन नहीं होता कि जब आप फोन कर रहे होते हो या फिर नॉट रीचेबल है, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। कई बार सिम लगाते हैं और सिम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, होता है ये चीज, तो हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, तो वो जब हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम पहले माफी चाहेंगे, ये जो चीजें हुई, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दे आर सेइंग दैट। So that is a correct behavior of the customer executive or sales representative. Clear? Now the next point is resolve their problem, not yours. मतलब जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, बिकॉज द कस्टमर एग्जीक्यूटिव एंड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर वर्किंग अंडर द कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग अंडर द रिटेल स्टोर। काम कर रहे हैं वो तो किसी ना किसी के अंडर में वो काम कर रहे हैं, एंड एवरी रिटेल स्टोर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी हैव देयर पॉलिसीज। तो व्हाटएवर सॉल्यूशन यू आर गिविंग, डोंट गिव बियॉन्ड द पॉलिसी, यानी अपनी पॉलिसी से बाहर जाकर के उनको सॉल्यूशन मत दीजिए।
जो आपके पास अवेलेबल रेजोल्यूशन है उसी में से चूज करके उनको ऑप्शन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। कई बार सब सिचुएशन सुटेबल नहीं होता है, ऑल द टाइम एवरी सिचुएशन इज नॉट सुटेबल, और सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ और है, सॉल्यूशन आप कुछ और दे रहे हैं, ये ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। जैसा सिचुएशन वैसा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज करना है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? समझ में आया? और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन असाप देना, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपने डिले कर दिया फिर आगे आप डिले करते जा रहे हैं, आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत से उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, है ना। एंड दिस इज हैपेंड विथ मी एज वेल। वंस आई ऑर्डर्ड some cream, so what I said that they gave the solution of that at the time, ठीक है। तो फिर भी मैं Amazon से अभी भी प्रोडक्ट मंगवाती हूँ, but this incident happened but the solution was very satisfactory, that's why जो इमेज है उस पर्टिकुलर ब्रांड का वो डिक्लाइन नहीं हुआ। मुझे अभी भी सही लगता है, ट्रस्ट है मुझे, है ना। सो यही हो गया, रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व कीजिए। फॉलो, वंस यू बेसिकली गिव द सॉल्यूशन, then try to get the follow up or feedback from the customer that they are satisfied with the solution or not. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कस्टमर केयर में फोन करते हैं, once they resolve the problem then they will ask you for rating, है ना, that they are satisfied 100% or not. So this is a kind of follow back or feedback, follow up and feedback which is taken by the company after giving the resolution of the complaint. Clear? Now the next point is learn from mistakes. What is mistake? If any retail store done anything wrong with the customer and that because of that chaos happened, ठीक है, हल्ला गुल्ला हंगामा, आपके कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट, आपकी इमेज, आपके ब्रांड के ऊपर इमेज, जो आपका ब्रांड का इमेज है वो डिट्रॉइट हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इससे आप लर्न कीजिए कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना हो, ठीक है। डीलिंग विथ, और एक और चीज, ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम पे मिस्टेक जो होता है वो कंपनी रिटेलर की तरफ से होता है, समटाइम द कस्टमर्स आर आल्सो बिहेव लाइक दैट, ठीक है। सो फॉर दैट देयर इज अ डिफरेंट सॉल्यूशन, उस सिचुएशन को भी कैसे हैंडल करना है वो भी बेटर तरीके से जानना चाहिए। और अगर आपके सामने कोई भी कस्टमर ऐसा आया है जो अनप्लीजेंट हो, या फिर आपकी तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंस एंड ट्राई नॉट टू डू दैट मिस्टेक अगेन, डोंट कमिट दैट मिस्टेक अगेन, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया? कीप इंप्रूविंग एंड कीप कंट्रोलिंग वट एवर एक्शन एंड वट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर स्टोर। क्लियर? चलिए, and how you can influence the customer, how you can influence the customer that they can visit your store, how you can increase the footfalls in your store, and how you can basically give the information about the product, whatever is basically new in your store है, नया स्टॉक आता है तो किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो सेम थिंग इज हैपन कि आपने कस्टमर सर्विस तो प्रॉपर्ली देना ही है। कस्टमर सर्विस में सिर्फ यही नहीं है कि जो निगेटिव चीजें हो रही हैं उनको हैंडल करना, उसके अलावा कस्टमर सर्विस में और भी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि अपडेट करना कस्टमर को अबाउट द न्यू स्टॉक, ठीक है, अबाउट द डिस्काउंट, है ना, अबाउट द न्यू ब्रांच ओपनिंग। अरे बस समझ में, यानी इन शॉर्ट कि आपको कस्टमर को तो हैंडल करना ही करना है, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि what makes what you offer special, मतलब उनको इंफॉर्मेशन भी दीजिए, ठीक है, स्पेशल इंफॉर्मेशन, ओकेजनल ओकेजन पे इंफॉर्मेशन, जैसे दिवाली आया, होली आया, जो भी नया कुछ आ रहा है आपके स्टोर में आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, उनको अपडेट रखिए, ठीक है। उसके अलावा आप कस्टमर सर्विस को, सीआरएम को यूज कीजिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, दैट इज अ टूल विच इज यूज्ड बाय द कंपनी टू, बोल सकते हैं रिकॉर्ड द डेटा ऑफ द कस्टमर्स, वो सब मेंटेन करके रखिए। उसके अलावा आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, भाई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कॉम्पिटिटर, और एक और चीज है यहाँ पर जिन्होंने सीएस में डाल दिया, बल्कि इनको डालना नहीं चाहिए था, बस यही कि अपडेट रखिए, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करते रहिए, और
कस्टमर से भी कोशिश कीजिए कुछ आइडिया लेने का फॉर चेंजिंग इन योर स्टोर। अगर कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हो, यू कैन टेक द आइडिया, अगर वो आइडिया बेटर है तो यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर स्टोर एज वेल। ठीक है, बस काफी आई गेस इतना। कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया? ओके ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन इज अ tool of the marketing which is utilized for communicate with the customer, ठीक है, increasing the sales and influencing the customer toward the brand। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं promotion। In short, we can understand that promotion is basically, it is a type of communication which is done by the company and between the company and the customers, right? So promotion का main मकसद क्या है? What is the objective of promotion? First thing, to increase the brand awareness. The people have knowledge about the brand which is present in the market, about the availability of the new products in the market. Second, third है to providing the knowledge about the product to the customer. वो लोग नॉलेज भी देते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट में हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, कई बार उसके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट होता है ना। सो दे आर प्रोवाइडिंग द नॉलेज फॉर अवेयरनेस and for increasing the brand equity. What is used? Promotion। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रमोशन क्यों यूज होता है? For communicating with the customer। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? Now next point is, what are the elements and what we can say, what are the components of the promotion? पता है क्या होता है component promotion का? 4 पीस पढ़ा है ना? तो वो तो ठीक है। प्रमोशन के एलिमेंट्स, प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, है ना? फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द, किस चीज का पार्ट है ये? प्रमोशन मिक्स का। ठीक है, सो प्रमोशन एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर, परसुएडिंग द कस्टमर। परसुएशन इज क्या होता है? अट्रैक्ट करना कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के टुवर्ड। क्लियर है? सो प्रमोशन हर एक रिटेलर अलग अलग टाइप से यूज करता है। प्रमोशन बहुत सारे रिटेल स्टोर करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर जो है वो प्रमोशन पे बेस्ड है, क्योंकि जो छोटे मोटे रिटेल स्टोर होते हैं वो प्रमोशन का बजट हैंडल नहीं कर सकते हैं, बट द बिग रिटेल स्टोर जो कंपनी की तरह चल रहा है, दे आर बेसिकली इंडल्ज इन द एडवर्टीजमेंट प्रोसेस और इन प्रमोशन प्रोसेस। क्लियर है? अब हर एक रिटेलर का अपना अपना तरीका है। जैसे कि बिग बाजार की बात करें तो दे आर एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन, राइट, है ना? बहुत सारे जैसे ऑनलाइन स्टोर की बात करें, मिंत्रा, अमेजोन, तो दे आर बेसिकली यूजिंग सोशल मीडिया अ लॉट फॉर एडवर्टीजमेंट। सो एवरी रिटेलर हैव देयर डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ प्रमोशन दे आर यूजिंग, दैट इज ऑल अप टू देम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी दे आर यूजिंग द प्रमोशन मिक्स। क्लियर होगी बात? एंड इट इज नॉट दैट कि एक पर्टिकुलर जो स्टोर है, रिटेल है, वो एक ही टाइप का प्रमोशन यूज करेगा, ऐसा नहीं है। समहाउ दे आर यूजिंग द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एज वेल। जिस एरिया में जैसा भी आपके कस्टमर्स हैं उस हिसाब से आप क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस हिसाब से आप प्रमोशन करते हैं। ठीक है, आपकी मेन रीजन क्या होता है आपके प्रमोशन का? कि परसुएट करना टारगेट कस्टमर को। ऑलवेज रिमेंबर, टारगेट कस्टमर, किसको इन्फ्लुएंस करना? टारगेट कस्टमर को। हर एक प्रोडक्ट को बनाने का रीजन ये नहीं होता है कि हर एक कोई उसका पोटेंशियल कस्टमर है। ऑडी है, उसके पोटेंशियल कस्टमर हम तो नहीं है, ट्रू, तो उनके कुछ ही टारगेट कस्टमर्स होंगे। जैसे फास्ट ट्रैक की वॉच है, वो सबके लिए नहीं है, यूथ के लिए ज्यादातर है ना? तो इन शॉर्ट वी कैन से कि दैट परसुएशन इज डन फॉर द टारगेट कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स हु आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को खरीद सके। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? प्रमोशन क्या है? क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट आता है ATL एंड BTL, सुना है? अबव द लाइन, बिलो द लाइन, एडवर्टीजमेंट, क्या होता है? क्या बोलता है ये? इसमें लिख लो ATL एंड BTL।
above the line and below the line. एक चीज ध्यान देना कि तुम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? मार्केट सेगमेंटेशन याद है? टारगेट कस्टमर का वर्ड यूज किया. डू यू नो व्हाट इज द एसटीपी मॉडल? पता है? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग सुना है? तो सेगमेंटेशन होता है जैसे डेमोग्राफिक बेसिस पर हो गया. हाँ बिल्कुल, सेगमेंट करते हैं ना. तो जब हम सेगमेंट करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल हमें जैसा करना है, डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल बेसिस पे, ज्योग्राफिक बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है उन्हीं को प्रोडक्ट सेल करना. लेकिन अबव द लाइन एक ऐसा स्ट्रैटेजी है प्रमोशन का जहां पर हमारा जो फोकस है वो सिर्फ टारगेट कस्टमर पे नहीं है. हमारा फोकस जो है टारगेट कस्टमर के अलावा बाकी सारे कस्टमर्स पे है. तो अबव द लाइन एक ऐसा सिचुएशन है, रेफर्स जनरली अनटारगेटेड मासिव, यानी बहुत ज्यादा मासिव, मास से बना, यानी एक्सेसिव मासिव कैंपेन, मतलब जहां पर हम बहुत ज्यादा कैंपेनिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ टारगेट कस्टमर को परसुएट नहीं करना होगा, हर एक कस्टमर को परसुएट करना होगा. दैट इज अबव द लाइन प्रमोशनल टेक्निक. ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? अब बिलो द लाइन रिफर्स टू द स्मॉलर एंड टारगेटेड मार्केट, जिसको हमने सेगमेंट किया. जैसे एग्जांपल के लिए ये एक मार्केट है, इसको हमने इस तरीके से सेगमेंट कर दिया. किस तरीके से सेगमेंट किया है? मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने सेगमेंट किया है मार्केट को. लेकिन हमने सिर्फ इसी पर्टिकुलर मार्केट में हम टारगेट कस्टमर हमारे हैं, तो हमने सिर्फ इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रोडक्ट को सेल करना है. यानी एक टारगेट मार्केट पे फोकस करते हुए जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको कहते हैं बिलो द लाइन. एंड यही टर्म को आपके बुक में लिखा है शॉटगन मर्केंडाइजिंग एंड राइफल मर्केंडाइजिंग. ठीक है, तो शॉटगन और राइफल मर्केंडाइजिंग इट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग एक तरीके से, कि जहां पर हमें प्रोडक्ट को मर्केंडाइज को सेल करने के लिए, शॉटगन में वही होता है आपका अबव द लाइन, सबको प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करना. एंड इन द राइफल मर्केंडाइजिंग वी आर वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड सेलिंग द प्रोडक्ट टू पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर. So that is known as राइफल मर्केंडाइजिंग. तो अबव द लाइन और बिलो द लाइन वही है. बिलो द लाइन समझ में आया? जो हम सिर्फ टारगेट कस्टमर को ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे? सेल करेंगे. क्लियर हो गया? समझ में आया? यहां तक प्रमोशन की बात कर रहे थे इसलिए मैंने बता दिया. आगे चलिए पढ़ते हैं व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन. रिटेल प्रमोशनल साइकिल क्या है? देखो, तो एक प्रमोशनल एक्टिविटी क्या है? बेसिकली प्रमोशनल एक्टिविटी एफर्ट डालता है कि बिजनेस को कि कम्युनिकेट कर पाए वो अपने पोटेंशियल कस्टमर से, है ना, नॉलेज मिले उनको, इंफॉर्मेशन मिले. हर एक प्रमोशनल कैंपेन जो है, मतलब कोई भी अगर हम प्रमोशन स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. और आप लोग को पता होगा कि आजकल इमोशनल एडवर्टीजमेंट का टाइम है, जहां पर लास्ट तक if you will start watching the advertisement you will not able to analyze that for what they are advertising, because last तक curiosity maintain रहे customers का, इसीलिए आजकल इमोशनल एडवर्टीजमेंट चल रहा है. ठीक है, थीम बेस्ड एडवर्टीजमेंट जिसको हम कहते हैं. तो चलिए, हर एक प्रमोशनल कैंपेन का क्या है? कोई ना कोई मकसद, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्यों किया जा रहा है. सेल्स बढ़ाना, ब्रांड इक्विटी, ये सब मैंने बता ही दिया. तो यहाँ पर एक प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, एक साइकिल है, प्रमोशनल साइकिल, कि किस तरीके से रिटेल जो है वो प्रमोशन करता है प्रोडक्ट का. सबसे पहला कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करो. क्या किसी रिटेल का प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? पहला चीज ब्रांड इक्विटी. ब्रांड इक्विटी का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्रांड वैल्यू. क्या होता है? ब्रांड वैल्यू. जैसे मैं बोलूंगी बजाज, सुना है? ठीक है, वर्लपूल, पैनासोनिक, ठीक है, नेस्ले, कॉफी, एग्जैक्टली. तो दिस इज ब्रांड इक्विटी. Like when you will listen the word of the name of the brand, you will able to analyze the product. Like brand कई बार प्रोडक्ट के साथ इतना मिक्स हो जाता है कि प्रोडक्ट की जगह पे, मतलब ब्रांड की जगह पे हम प्रोडक्ट का नाम यूज करते हैं. जैसे जेरोक्स, जैसे कोलगेट, ठीक है, नूडल्स की जगह मैगी, राइट. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? डिसाइडिंग प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव. पहली बात तो ब्रांड इक्विटी इंक्रीज करना. ब्रांड का अगर आपका वैल्यू बढ़ेगा
वैसे ही ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू करेंगे, रिकमेंडेशन इंक्रीज हो जाएगा, अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी रिटेल का क्या हो सकता है? फॉर इंक्रीजिंग द ब्रांड इक्विटी फर्स्ट। सेकेंड वन इज फुटफॉल्स। What is the meaning of footfalls? The number of people who visit the store at one particular time, that is footfalls. Footfalls, ठीक है, कितने लोगों ने आपके दुकान में एंट्री किया। It's not about that how many of them purchase, but it's about that how many of the people enter in your store. So that is footfalls. To increasing the footfalls of the people or increasing the traffic in the store, we can do the promotion. But that is the objective of promotion कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टोर में आए, विजिट करें और प्रोडक्ट को परचेज करें, है ना। देखा ही होगा EDLP का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा वर्क करता है आपके बिग बाजार के लिए। एवरीडे लो प्राइस वाला कॉन्सेप्ट देखा है ना, जैसे वेडनेसडे को ऑफर देते हैं तो वेडनेसडे को बहुत लोग आ जाते हैं। सो दैट इज अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, बट वो सेल्स प्रमोशन में आएगा बिकॉज दे आर गिविंग डिस्काउंट, नो, इसीलिए। तो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हमें डिसाइड करना है? डिसाइडिंग प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा किस किस चीज पे हो सकता है? ब्रांड इक्विटी बढ़ाना, फुटफॉल्स इंक्रीज करना। लॉयलिटी क्या होता है? लॉयलिटी इज रिलेटेड विद द रिटेंशन। मोबाइल है हाथ में, ठीक। लॉयलिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स है वो आपके स्टोर के साथ जुड़े रहे, है ना। लॉयलिटी का मतलब जैसे कि आज अगर मैं कैमलीन का मार्कर यूज कर रही हूँ तो लॉन्ग टाइम तक भी मैं यही प्रोडक्ट परचेज करूंगी। दैट इज लॉयलिटी, दैट आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट टू द अदर ब्रांड। तो लॉयलिटी इंक्रीज करने के लिए और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी रिटेलर का। प्रमोशन करने का ये मकसद हो सकता है, ठीक है। ज्यादा पढ़ने का मकसद क्या होता है? टॉप करना, अच्छे मार्क्स लाना, है ना, या फिर अगर बैक लगा हुआ है तो उससे भी पास होना, ये सब मकसद होता है। वैसे ही सेम प्रमोशन का ये सारा ऑब्जेक्टिव है। पहले हमें सबसे पहला इसका जो साइकिल है इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। इन बेसिस पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग ऑन। अब हमें डिसाइड क्या क्या चीजें और करनी है। पहला बजट, फर्स्ट वन इज बजट, सेकेंड वन इज सिलेक्टिंग मीडिया, थर्ड वन इज मैसेज एंड फोर्थ वन इज एग्जीक्यूशन। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बजट का मतलब होता है एवरी रिटेल स्टोर हैव सम अफोर्डेबिलिटी दैट हाउ मच अमाउंट दे कैन पे फॉर डूइंग द प्रमोशनल कैंपेन। यानी प्रमोशनल कैंपेन के लिए हर एक रिटेल स्टोर के पास एक बजट रेडी होता है कि वो कितना पैसा प्रमोशन पे लगा सकते हैं। अगर उनका बजट लो है तो वो प्रमोशनल कैंपेन भी उसी हिसाब से करेंगे जितना उनका प्रमोशनल कॉस्ट होगा, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। सिलेक्टिंग मीडिया, कौन सा मीडिया के थ्रू सिलेक्ट करें, मतलब कौन से मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करें। यानी कि टेलीविजन यूज करें, न्यूज़पेपर करें, सोशल मीडिया, डायरेक्ट मेल करें, है ना, टेलीफोन के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन दें। किस तरीके से, कौन से मीडिया, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, किसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कस्टमर तक प्रोवाइड कर, तो मीडिया को सिलेक्ट करना। फोर्थ वन इज मैसेज, हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर द मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट। अर्लियर याद है किस तरीके से प्रमोशन होता था प्रोडक्ट का? वॉशिंग पाउडर निरमा, याद है कुछ? दे वर यूजिंग द, बोल सकते क्या बोलते हैं इसमें, वो स्टेटमेंट्स यूज करते थे और साथ साथ में वो ट्यून, म्यूजिक ट्यून्स यूज करते थे प्रमोशन करने के लिए। एग्जैक्टली, है ना। सो दैट वाज देयर अर्लियर थिंग, दे वर यूजिंग द ट्यून, म्यूजिक ट्यून्स यूज करते थे वो। इसको बोलते हैं क्या, एक इसके लिए वर्ड होता है, यूज करते हैं ताकि लोग जो उनका टेंशन ग्रैब कर सके, है ना। तो मैसेज आप कस्टमर तक किस तरीके से डिलीवर करोगे, है ना, वो डिसाइड करना है। मैसेज में क्या, उसका जो मैसेज का बॉडी किस टाइप का होगा, यानी कि आप कौन कौन से वर्ड्स यूज करोगे, प्रिंट मीडिया ज्यादा यूज करोगे, ऑडियो यूज करोगे, वीडियो यूज करोगे, ठीक है, थीम बेस्ड करोगे, प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से दिखाओगे। जैसे अगर कोई वॉशिंग पाउडर है तो उसको यूज कैसे करते हैं वो, उसका रिजल्ट कैसे होगा वो, है ना। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर प्रोवाइडिंग, उस हिसाब से आप मैसेज को सेट करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूशन। फिर ये सारा जो भी प्लान किया उसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। समझ में आ गई बात। सो पहले हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि हमें प्रमोशन के थ्रू क्या चीज अचीव करना है, पहला हो गया। दूसरा है कि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं कि हम कितना पैसा लगाएंगे, किस तरीके से मीडिया सिलेक्ट करेंगे, मैसेज कैसा होगा, एग्जीक्यूशन कैसा करेंगे, ये सारी चीजें।
इन द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट वाले में क्या करना है, इवैल्यूएशन इन टर्म्स, यानी कि इवैल्यूएट करेंगे किस टर्म में, कि सेल्स कितना हुआ जब हमने प्रमोशन किया, तो मतलब फाइनली हम फीडबैक तो लेंगे ना, कितना पैसा लगाया हमने प्रमोशन में, तो इसका इफेक्ट कैसा रहा. सो वी आर गोइंग टू एनालाइज इट. तो फर्स्ट वन इज कि सेल्स में कितना सेल्स इंक्रीज हुआ मेरा प्रमोशन करने के बाद. सेकंड, ब्रांड इक्विटी, मतलब ब्रांड रिकॉग्निशन इंक्रीज हुआ कि नहीं, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुआ कि नहीं. फुट सेल्स, यानी कि जो लोग विजिट किए उनकी वजह से सेल हुआ कि नहीं, जैसे जो बहुत सारे होते हैं ना अनप्लान्ड विजिट करते हैं लेकिन उनका सेल फिर भी हो जाता है प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द ऑफर्स एंड ऑल. तो फुट सेल्स कितना हुआ. उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ, मतलब आपका फायदा कितना हुआ. और फाइनली अवेयरनेस, लोगों को आपके रिटेल स्टोर, आपकी कंपनी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन मिला. So that is the result which the company will find out after doing the promotional campaign. So there are, what is the promotional mix cycle, समझ में आया. रिटेल प्रमोशन साइकिल होगा, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, फिर डिसीजन लीजिए ऑन द मल्टीपल टॉपिक्स एंड देन इवैल्यूएट कीजिए इन सारे टर्म्स को देखते हुए, प्रॉफिट को, सेल्स को, फुट आपके फुट सेल्स को, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को, उसको एनालाइज कीजिए. क्लियर हो गया, समझ में आया. अच्छा, एक चीज है जो यहाँ पर देखने वाली है, वो सुनने वाली है, ध्यान से सुनिएगा. ये इस पर्टिकुलर साइकिल को देख लिया है ना, किस तरीके से बना हुआ है. पहला है कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, ठीक है. सेकेंड, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव के बाद डिसीजन लीजिए, किस किस मैटर पे डिसीजन लेना है, बजट वगैरह पे डिसीजन लीजिए. और लास्ट में इवैल्यूएशन कीजिए इन सारे मैटर को लेकर के, ठीक है. प्रॉफिट को लेकर के, सेल्स को लेकर के, फुट सेल्स को लेकर के, इन सबको लेकर के वैल्यूएशन कीजिए. सो दैट इज द साइकिल, रिटेल प्रमोशनल साइकिल. क्लियर हो गया. नाउ द पॉइंट इज डिसाइडिंग द प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव. वही जो मैंने आपको बताया था कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव में जो पहला कैटेगरी है, मतलब ब्रांड इक्विटी जो है आपका, ब्रांड इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, आपको वो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देगा. एक बार अगर आपके ब्रांड का इमेज बन गया, so that is going to give you benefit for the long term. Don't you think that Bajaj जो है वो बहुत पुरानी कंपनी है ना, still we are still remember about that company because of its brand equity. So ब्रांड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, वो ब्रांड इक्विटी जो है वो आपके स्टोर में, आपके स्टोर का, आपके रिटेल का इमेज बनाएगा जो लॉन्ग टर्म तक काम आएगा. ठीक है, ये एक पॉजिटिव और फेवरेबल इमेज बनाएगा, पॉजिटिव और एक फेवरेबल इमेज आपके स्टोर का, गुडविल इंक्रीज करेगा इन शॉर्ट. ठीक है. नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, दैट इज फॉर द इंप्रूविंग द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस या बेनिफिट. जैसे कि फुटफॉल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग तभी आएंगे जब, हो सकता है वो कुछ टाइम तक आए, जब तक आप सेल्स प्रमोशन वगैरह कर रहे हो. ठीक है. लॉयलिटी भी हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए लॉयल होगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है. नेक्स्ट वन इज सेल्स. सेल्स हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तो सेल हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म की गारंटी नहीं है. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो बाकी जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो हम करंट टाइम को इंप्रूव करने के लिए करेंगे, करंट टाइम में जो अपना रिटेल का सिचुएशन है उसको इंप्रूव करने के लिए करेंगे. बट जो ब्रांड इक्विटी होगा वो आपकी करंट और आपके लॉन्ग टर्म तक वो काम आएगा. क्लियर, यहां तक समझ में आया. Now the next one is budgeting and implementation, यानी कि we have to allocate the budget, यानी कि बजट हमें सेट करना है कि हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं. अगर आप IMC यूज कर रहे हो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आपको वेरियस टूल्स यूज करना है, लेकिन कौन कौन से टूल पे कितना पैसा लगाएं वो आपको एलोकेट करना पड़ेगा, है ना, प्लानिंग करना पड़ेगा. उसके अलावा एक और चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है. कट थ्रोट कंपटीशन को क्या बोलते हैं, गला काट कंपटीशन. व्हाई? बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टोर्स प्रेजेंट इन द मार्केट. आप अपने पटना का एग्जांपल ले लो कि एक रीजन में, यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट द इंटरनेशनल चेन, इट्स नॉट अबाउट द नेशनल चेन, बट रीजनल चेन भी यहाँ बहुत सारे हैं. हरीलाल, दैट इज अ रीजनल चेन, है ना. Haldiram is a national chain, national chain. MACD is international chain. Pramod is regional chain, है ना. छप्पन भोग रीजनल चेन. तो आप ये चीज समझिए कि यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट, वी डोंट हैव कंपटीशन विद द इंटरनेशनल मार्केट, बट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इन दैट रीजन देयर आर मल्टीपल कॉम्पिटिटर. So what kind of campaigning they are doing, we have to take it as experience, we have to gain the knowledge from them, and after that we have to allocate the fund, that which one is the beneficial for our company.
क्लियर है? अब यहाँ पर बजट से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से टेक्निक है। पहला टेक्निक है ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड। ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड, ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड क्या होता है? यहाँ पर इस मेथड में रिटेलर सिर्फ उतना ही फंड लगाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी है, उसका मान लीजिए अगर कोई कंपनी है और उसका बजट जो है दैट इज ओनली 1 करोड़ फॉर एडवर्टीजमेंट, तो सिर्फ उतना ही लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ, ठीक है? सेकेंड वन इज इंक्रीमेंटल मेथड। सेकेंड कौन सा मेथड है? इंक्रीमेंटल मेथड। इस मेथड में रिटेलर जो है वो रिलाई करेंगे ऑन द प्रायर बजट फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड। A percentage is either added or subtracted 1 year's budget to determine the next year budget. यानी इंक्रीमेंटल मेथड में हम रिटेलर जो है वो रिलाई करेंगे पहले के बजट से कि पहले उन्होंने कितना खर्च किया पैसा, और उसके हिसाब से वो इस साल में क्या करेंगे, बजट लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, ठीक है? यानी कि इंक्रीमेंटल मेथड लास्ट ईयर से ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन उससे रिजल्ट क्या रहा, जैसे उससे पॉजिटिव रिजल्ट रहा तो उससे ज्यादा इस बार खर्च करेंगे पैसा, ठीक है? दैट इज इंक्रीमेंटल मेथड, ठीक है? इंक्रीमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, जो भी आप खर्च करेंगे, जो भी एलोकेट करेंगे, फंड जो भी राइज होगा, वो हम कैसे लगाएंगे, एलोकेट करेंगे पैसा कॉम्पिटिटर को देके। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से कॉम्पिटिटर अपना एक्शन करेगा, जिस तरीके से वो आपका एडवर्टीजमेंट, जिस तरीके से प्रमोशन करेगा, उसको देखते हुए हम भी क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। यहाँ बजट से रिलेशन नहीं है, यहाँ आपके लास्ट ईयर के बजट से रिलेशन नहीं है, यहाँ पर रिलेशन है किसके साथ, कॉम्पिटिटर के साथ। कॉम्पिटिटर्स एक्शन विल डिसाइड एट हाउ मच अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन प्रमोशन। क्लियर? समझ में आया? Now the next one is percentage to sales method. Percentage to sales method, yes. हेलो मैम, मैम एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड का मतलब होता है बेटा कि जहां पर जो एलोकेशन होगा फंड का, जहां पर हम फंड को लगाएंगे प्रमोशन करने के लिए, वो होगा कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए। यानी कि जैसे कॉम्पिटिटर में अभी क्या है, हल्दीराम, हरीलाल, बीकानेर, ये तीनों कॉम्पिटिटर है काइंड ऑफ, बिकॉज देयर वे ऑफ सेलिंग इज सिमिलर। दे ऑल आर सेलिंग द वेज materials, they all are basically famous for the good and hygienic food, and they are all are famous for the sweets. So if one is promoting their brand, जिस तरीके से वो प्रमोशन करेंगे, हम भी उसी तरीके से प्रमोशन करेंगे और उसी हिसाब से हम फंड और पैसा लगाएंगे। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम, थैंक यू। ओके, चलिए परसेंटेज टू सेल मेथड में क्या होगा, यहाँ पर जो रिटेलर है, ये देखो, ये सारी टेक्निक्स कंपनी भी यूज करती है, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग रिटेल मैनेजमेंट, तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा कि रिटेलर्स टाइज इट्स बजट टू सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, जितना प्रोडक्ट को सेल किया और जितना पैसा हमारे पास आया, जितना पैसा हमारे पास आया, जितना हमने अर्न किया। मान लो कि हमने 1 करोड़ का प्रोडक्ट सेल किया तो हमारे पास 1 करोड़ पैसा आया, दैट इज सेल रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू जिस हिसाब से होगा, उसी हिसाब से हम एडवर्टीजमेंट का बजट रखेंगे। और कई बार सेल्स रेवेन्यू किस चीज पे बेस्ड होता है, 2 चीजों पे, कि हमने फिक्स क्या किया, कितना सेल्स आना चाहिए, कितना रेवेन्यू आना चाहिए, और एक्चुअल में कितना आया। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, बजट लगाएंगे अपना एडवर्टीजमेंट या अपना प्रमोशन का। क्लियर? लास्ट मेथड इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, इसमें क्या होगा, इस मेथड में रिटेलर्स जो है वो क्लियरली डिफाइन करेंगे कि जो प्रमोशन गोल है एंड प्रिपेयर करेंगे बजट उसके हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिटेलर को चाहिए कि उसके स्टोर में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो सेल्स प्रमोशन यूज करेंगे, उस हिसाब से बजट करेंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव जैसा होगा वैसा प्रमोशन करोगे। जैसे ऑब्जेक्टिव है सेल्स बढ़ाना है, तो ज्यादा क्या देंगे, डिस्काउंट, सेल्स प्रमोशन करेंगे, है ना? तो जिस हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब से आप बजट सेट करेंगे। क्लियर? सारा मेथड क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एवरीवन, सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटेल प्रमोशनल मीडिया या फिर रिटेल प्रमोशन मिक्स, मतलब क्या क्या तरीके हैं?
तो यहाँ पर एक इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, ये टोटल आपका एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट? To increase the knowledge of the customer. नॉलेज ऑफ द कस्टमर। And customer the knowledge. एडवर्टीजमेंट होता क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कस्टमर को बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। And we can use the various kind of elements like television, radio, newspaper, magazine. So that can be in the written form, that can be on the digital form, video form and audio form. तो ये होता है एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट करने के लिए बिलबोर्ड्स वगैरह भी लगवाते हैं हम, पैम्पलेट्स भी होता है हमारा, तो ये सारा एडवर्टीजमेंट में आता है, ठीक है। पैम्पलेट समझते हो ना, तो पैम्पलेट्स वगैरह भी छपवाते हैं, तो ऑल दीज कम्स अंडर द एडवर्टीजमेंट। मतलब वी आर यूजिंग द मिक्सचर ऑफ रिटन, मतलब रिटन और ऑडियो एंड वीडियो, इन तीनों को हम यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। अब नाउ द पॉइंट इज, व्हाट डू यू थिंक दैट इज द इम्पर्सनल कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होगा ये। क्यों इम्पर्सनल है? क्योंकि यहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। मास लोगों को एक साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट। थर्ड, देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, हमेशा क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन। बिकॉज टीवी से तो नहीं पूछ सकते ना, अगर वहां डव का एडवर्टीजमेंट आ रहा तो इफ वी हैव क्वेरी वी कैन नॉट आस्क द टेलीविजन, वी कैन नॉट, क्वेरी वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। वो बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सुनिए। क्वेरी है तो उसका अलग तरीका है इंफॉर्मेशन निकालने का, बट एट द टाइम जब एडवर्टीजमेंट चल रहा है वी कैन नॉट बेसिकली क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। तो वन वे कम्युनिकेशन है। और इसका अगर बोला जाए, ये तो फीचर्स हो गया। एक चीज और, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड होता है। एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्यों है? क्योंकि इसको पूरा डिजाइन करना पड़ता है, मैसेज को डिजाइन करना पड़ता है, मीडिया को देखना पड़ेगा कौन सा मीडियम हम यूज करें, सुटेबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं वो भी आजकल एडवर्टीजमेंट में बहुत मैटर करता है। देखा होगा आपने कि रीजनल लैंग्वेज में भी एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है, और ये बहुत टाइम टेकिंग एंड कॉस्टलियर इवेंट है। और इसी वजह से बहुत सारे रिटेलर आज भी, जो छोटे मोटे रिटेलर है, दे आर नॉट डूइंग द एडवर्टीजमेंट इन दैट वे। क्लियर हो गई बात? समझ में आया एडवर्टीजमेंट क्या है? कि मैंने शॉर्टकट में बता दिया। अच्छा चलिए, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के बारे में। पहला है टेलीविजन। टेलीविजन का एडवांटेज क्या है? वाइड कवरेज, क्योंकि वो सीधे ब्रॉडकास्ट करवाता है, यानी कि प्रसारण जिसको कहते हैं, वो एक साथ करवाता है, तो बहुत सारे वाइड एरिया में लोग उसको देख पाते हैं। इट्स नॉट अबाउट द नेशनल मार्केट, इट्स अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल, ठीक है। सेकंड है, इसमें रिपीटेशन पॉसिबल है, बार बार रिपीट किया जाएगा। अच्छा, रिपीटेशन से क्या होता है? रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन होता है, यानी कि जब बार बार कस्टमर एडवर्टीजमेंट को देखेगा तो क्या होगा? रिटेंशन होगा, दिमाग में आगे पोजीशन बनेगा। बिल्कुल ठीक है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग चैनल्स में दिखा सकते हो। एक और चीज है कि मोरल सोशल एक्सेप्टेंस एंड प्रेस्टीज, मतलब सोशली दिस वन इज द एक्सेप्टेबल मीडियम। क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है इसका? कॉस्टली है, वही जो मैंने बताया आपको, टेम्पररी है, ऑल द टाइम यू कैन नॉट शो द एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट जो एक टाइप का आपने बनाया, ड्रॉ मतलब जो आपने लेआउट बनाया एडवर्टीजमेंट का, जरूरी नहीं कि बार बार आप उसी को दिखाओगे। यू हैव टू चेंज द एडवर्टीजमेंट टाइम टू टाइम, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब क्या है कि इम्प्रूवमेंट करते हैं जब हम प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप पुराने वाले ही एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलाओगे, आपने नया चेंज किया प्रोडक्ट को तो नया एडवर्टीजमेंट भी चाहिए, है ना। सो दैट इज द टेम्पररी। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर क्लटरिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लटर? यानी भीड़ लग जाना। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो ओपन करो, पहले 4 एडवर्टीजमेंट आएगा। Some advertisement have the option for skipping, some advertisement have no options for that, ठीक है। But we are very much frustrated. That is one of the reason that somehow nowadays the important advertisement the people are skipping because of the frustration. इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आ जाता है कि क्लटर हो जाता है एडवर्टीजमेंट में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। सो हाई क्लटरिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट है, और कई बार पुअर सिलेक्टिविटी हो सकता है, मतलब टारगेट कस्टमर तक हम प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा पा रहे एडवर्टीजमेंट। रेडियो में क्या है? हाई फ्लेक्सिबिलिटी है कंपैरेटिवली टू टेलीविजन, लेकिन इसका इम्पैक्ट कम है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑडियो से ज्यादा वीडियो हमें ज्यादा इफेक्ट करता है साइकोलॉजिकली।
टारगेट ऑडियंस के लिए बेटर है, मोबिलिटी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप जाते हुए भी आप रेडियो सुनते हुए जा सकते हो। ड्रॉबैक वही है, शॉर्टर लाइफ स्पैन, रिटेंशन लो होगा, क्लियर है। और कई बार आपके नेटवर्क इशू भी इन दोनों के लिए इशू हो सकते हैं, डिमेरिट्स में आप लिख सकते हो। न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़पेपर में ज्योग्राफिक सिलेक्टिविटी, मतलब हर एक, आजकल तो हर जगह पे आपके न्यूज़पेपर जाता ही है, विलेज तक में भी जाता है, वहां टेलीविजन हो ना हो न्यूज़पेपर की सुविधा होती है। तो ज्योग्राफिक सिलेक्शन के लिए और वैसे एरियाज के लिए जहाँ टेलीविजन का और नेटवर्क के चांसेस कम है, वहां के लिए ठीक है, ठीक है। सेकेंड है हाई मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब समझ लो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हर एक लोग तक न्यूज़पेपर पहुंच सकता है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज high flexibility in creative part, you can design the message but that is in the written form में, और आप कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग यूज कर सकते हो, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट का देखा एडवर्टीजमेंट कैसे आता है, पूरे फर्स्ट पेज पर आता है, ठीक है। और अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो क्या है, एक तो है कि शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ मैसेज और क्लटरिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट का पेज ऐसे जगह पे सिलेक्ट कर लेती है रिटेलर कंपनी कि वहां पर बाकी एडवर्टीजमेंट में आपका एडवर्टीजमेंट विजिबल ही नहीं होता है, तो ये भी एक रीजन है। मैगजीन में भी वही चीज है, लाइक न्यूज़पेपर, लेकिन मैगजीन जो है ज्यादातर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसलिए इसमें प्रेस्टीज कंपैरेटिवली हाई है, ठीक है, लॉन्गर लीड टाइम है, हाँ, और ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। मैगजीन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैगजीन से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, डायरेक्ट मेल और आउटडोर भी है, मैगजीन से विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका सिलेबस है दैट इज स्टिल रिटेल प्रमोशन मिक्स, ये आएगा।